हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2024 की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में यस टाइप कर देंगे अगर आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो और मुझे देख पा रहे हो। तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस टाइप कर देंगे बच्चों, क्योंकि आज की जो क्लास होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। काफ़ी सारे मैंने PYQ के क्वेश्चंस को रखा है, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जी हाँ, देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। यदि आप बिहार पैरामेडिकल 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। हमारा न्यू बैच लॉन्च हुआ है, बिहार पैरामेडिकल संकल्प बैच, और इस बैच का जो फ़ी रहने वाला है वो मात्र 750 रुपये में मिलने वाला है, ठीक है। यानी 750 रुपये में यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है गाइज। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा लाइव रहेगा। लाइव के बाद रिकॉर्डिंग वीडियो, नोट्स, PDF सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है ना। यानी देख सकते हैं यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, PDF, वीकली टेस्ट, और साथ ही साथ जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लास्ट 15 ईयर्स का PYQ भी करवाया जाएगा, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए जो है आप दिए गए नंबर पे, आपको एक नंबर दिया गया है यहाँ पे 8809802288, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे स्टडी विथ रितेश सर्च करना है, और हमारा ऐप का ये लोगो है स्टडी विथ RP, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद रजिस्टर करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। पेड कोर्स में जाइएगा, वहाँ पे होम में जाने के बाद बिहार पैरामेडिकल संकल्प बैच आपको शो होने लगेगा। आप लोग देख भी सकते हैं, रैंक 1 है, रैंक 2 है ना, रैंक 8, रैंक 9, और इसके बाद रैंक 13, और उसके बाद रैंक 20। मतलब पिछले साल का ये रिज़ल्ट है, काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट होता है हर बार, ठीक है। लगातार 4 सालों से जो है यहाँ पे काफ़ी बच्चे जो हैं निकल चुके हैं, काफ़ी बच्चे टॉप करते हैं। हमारा मकसद यही है कि बच्चा टॉप करे, ठीक है। एग्ज़ाम तो लगभग देखा जाए तो हर एक बच्चा निकाल लेता है, लेकिन बात वही है, एग्ज़ाम निकालने से नहीं होता है। अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया बट आपको उस लेवल का कोर्स नहीं मिल पाया जो आपने ठाना था, नहीं भाई हमें GNM करना है, और आपको कोई दूसरा कोर्स मिल गया, तो वो बात फिर मज़ा नहीं आता है ना। तो उस सिचुएशन में मज़ा नहीं आता है। इसीलिए जो है अब देखिए बहुत से कोर्सेज है पैरामेडिकल में, बात की जाए तो काफ़ी सारे कोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। तो हर एक कोर्स जो है सही नहीं है। कुछ ही कोर्स ऐसे हैं जिसे आप कर लोगे तो आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाएगा, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा खासा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्लास की तरफ। ओके गाइज, तो हर एक क्लास को अच्छे से देखना है यहाँ पे। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है आ चुका है। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे गाइज शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, ठीक है। हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। पित्त वर्णक का मूत्र में उत्सर्जन दर्शाता है। यानी पित्त वर्णक का, है ना, यानी बाइल पिगमेंट का मूत्र में उत्सर्जन ये किस रोग का संकेत देता है, बताओ। एनीमिया, डायबिटीज़, रिकेट्स या फिर पीलिया, जल्दी से बताएंगे। यानी मूत्र में पित्त वर्णक की अधिकता। सर अगर मूत्र में पित्त वर्णक की अधिकता हो जाए तो वो किस रोग का संकेत देता है। प्रश्न को इस तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है गाइज मेरे, कि यहाँ पे मूत्र में, है ना, हर एक प्रश्न को अच्छे से लिखना है, हर एक प्रश्न को अच्छे से लिखना है। यानी मूत्र में, है ना, पित्त वर्णक, बाइल पिगमेंट बोल सकते हो, मूत्र में पित्त वर्णक की अधिकता ये किस रोग को दर्शाएगा, कि अधिकता किस रोग का संकेत है, कि अधिकता किस रोग को दर्शाता है। तो गाइज ये पीलिया रोग का संकेत है, पीलिया, ठीक है। पीलिया सही बात है, पीलिया याद रखना है, पीलिया रोग को दर्शाता है, ठीक है। देखिए एनीमिया की बात करेंगे हम लोग, एनीमिया की बात करेंगे गाइस, तो ये जो है अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो ये रोग हो जाता है ना। तो बोल सकते हो यहाँ पे एनीमिया आयरन की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। यहाँ पे एनीमिया जो रोग है ना, एनीमिया रोग, ये शरीर, एनीमिया रोग आयरन की कमी से होने वाला रोग है। आयरन की कमी अगर हो गई बॉडी में तो ये रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, आयरन की कमी से होने वाला रोग है। चलिए सभी बच्चे सही बता रहे हैं। रिकेट्स, सर रिकेट्स की बात करेंगे, बता सकते हो रिकेट्स के बारे में।
सभी बच्चे रिकेट्स के बारे में बता सकते हैं। तो बच्चों ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है, रिकेट्स जो है बोल सकते हो ये शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है? बच्चों ये देखो, ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगी? तो बच्चों ये शरीर के हड्डी को प्रभावित करती है, हड्डियों को। ठीक है, तो ये शरीर के हड्डियों को प्रभावित करती है, ये भी याद रखना है। रिकेट्स जो बीमारी है ना, ये रिकेट्स, ठीक है, ये बीमारी जो है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? हड्डियों को प्रभावित करती है। और ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? किस विटामिन की शरीर में डेफिशिएंसी हो जाता है तो ये रोग हो जाता है? तो ये विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी की कमी के कारण ये रोग होता है। ठीक है, चलिए याद रहेगा सभी बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चे आंसर करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, क्या बात है सर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी बच्चों का। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न है, टीआरएनए में वह क्रम जो एक अमीनो अम्ल से जोड़ने में प्रयुक्त होता है, बताओ। सर यहाँ पे बताना है टीआरएनए में एक ऐसा ऑर्डर बताना है जो अमीनो अम्ल से जुड़ने में उसका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जिसका प्रयुक्त होता है। UAA, CCA, UGA या DHU? जल्दी से बताएंगे। मतलब देखो, प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि यहाँ पे देखो, प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि टीआरएनए अणु का कौन सा क्षेत्र जो है अमीनो एसिड से बनता है? यानी टीआरएनए अणु का कौन सा क्षेत्र, टीआरएनए अणु का कौन सा क्षेत्र है गाइस, है ना? टीआरएनए अणु का ऐसा कौन सा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र अमीनो अम्ल से बंधा रहता है? अमीनो अम्ल से बंधा रहता है, बताओ कौन सा ग्रुप है? बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, काफी जबरदस्त सेशन होगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न वही है कि टीआरएनए, है ना, टीआरएनए अणु का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो अमीनो एसिड से बंधा रहता है? तो जी हाँ, वो कौन सा ग्रुप है? CCA ग्रुप है। जी हाँ, क्या बात है, CCA टर्मिनल ग्रुप, CCA टर्मिनल समूह जो है, ये जो CCA है ना, CCA टर्मिनल समूह जो है ये अमीनो अम्ल से बंधा रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, CCA टर्मिनल समूह जो है अमीनो एसिड से बंधता है, यानी बंधा रहता है। आप लोग इस तरीके से भी बोल सकते हो। चलिए, सभी बच्चों के सही जवाब है ना? चलिए, इसी के साथ अब हम लोग, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो CCA। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है, जीन प्रवर्धन में उपयोगी विकर कौन सा होता है? चलिए बताएंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, अमाइलेज है सर, या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, या टक पॉलीमरेज है? चलिए सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल फास्ट। जी हाँ, जीव प्रवर्धन में जो सबसे महत्वपूर्ण विकर है ना, उपयोगी विकर कौन सा है यहाँ पे? चलिए सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस आपके PYQ से लिए गए हैं। ठीक है, तो PYQ कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल। तो जी हाँ बच्चों, टक पॉलीमरेज, जी हाँ टक पॉलीमरेज ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, ये क्या है? ये जीन प्रवर्धन में जो उपयोगी विकर है ये टक पॉलीमरेज, ये क्या है सर? तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बच्चों ये टक पॉलीमर एक एंजाइम है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो कि टक पॉलीमरेज, ठीक है, टक पॉलीमरेज क्या है? एक एंजाइम है। ठीक है, एक एंजाइम है, इसके बारे में लिख लो फिर मैं समझा देता हूँ। बच्चों क्या है? यह एक सक्रिय एंजाइम है, मतलब एक्टिव एंजाइम है। ठीक है, और जिसका उपयोग, बोल सकते हो कि जिसका उपयोग कहाँ होता है? जिसका उपयोग PCR प्रतिक्रियाओं में DNA प्रवर्धन के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग, है ना, जिसका उपयोग PCR प्रतिक्रियाओं में, जिसका प्रयोग PCR प्रतिक्रियाओं, है ना, इसका प्रयोग PCR प्रतिक्रियाओं में DNA जीन प्रवर्धन के लिए किया जाता है। DNA, इसकी टक पॉलीमरेज एक एंजाइम है जिसका प्रयोग PCR प्रतिक्रियाओं में DNA जीन प्रवर्धन के लिए किया जाता है। ठीक है,
समझ में आ रहा है, जीन परिवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से मैं बता देना चाहूँगा बच्चों, जीन परिवर्धन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो कौन सा है? टैग पॉलीमरेज है। सर टैग पॉलीमरेज जो है ये एक एंजाइम होता है जिसका प्रयोग पीसीआर प्रतिक्रियाओं में डीएनए जीन परिवर्धन के लिए होता है। देखिए यहाँ पे बात आई है एमाइलेज की, तो सर ये क्या करता है बता सकते हो? एमाइलेज, जी हाँ, एमाइलेज भी एक पाचक एंजाइम है, ठीक है। एमाइलेज भी क्या है? एमाइलेज भी जो है एक पाचक एंजाइम है और एमाइलेज स्टार्च को पचाता है और उसे माल्टोज में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। लिख लीजिए, ठीक है। यानी एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज क्या है? एमाइलेज एक पाचक एंजाइम है, ठीक है। यह भी क्या है? पाचक एंजाइम है। एमाइलेज जो है गाइस क्या है? एक पाचक एंजाइम होता है। एमाइलेज क्या है? एक पाचक एंजाइम है ना प्यारे बच्चों। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये क्या करता है? एमाइलेज एक पाचक एंजाइम है और ये एमाइलेज स्टार्च को पचाता है। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को पचा देता है। एमाइलेज स्टार्च को क्या करता है? पचाता है। एमाइलेज स्टार्च को पचाता है और किस में परिवर्तित कर देता है? जल्दी से बताएंगे। एमाइलेज जो है एक पाचक एंजाइम है और एमाइलेज स्टार्च को पचाता है ना, और इसे किस में परिवर्तित कर देता है? और इसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है और इसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। चलिए, सभी बच्चे ने नोट डाउन किया भाई? एक बार जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे बता देंगे। देखो मैंने क्या बताया, एमाइलेज भी एक पाचक एंजाइम है, ठीक है। और ये क्या करता है? स्टार्च को पचाएगा और किस में कन्वर्ट कर देता है? किस में परिवर्तित कर देता है? माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो याद रखना है, पूछा जा सकता है कि स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? स्टार्च को पचाता है और उसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है कौन सा एंजाइम? तो एमाइलेज एंजाइम है, ठीक है। चलिए, बहुत खूब लाजवाब तरीके से आप लोग बता रहे हो। ओके, चलिए सर, अगला प्रश्न है, लेग हीमोग्लोबिन इसकी जड़ों में पाया जाता है। किसकी जड़ों में? लेग हीमोग्लोबिन जो है ये किसकी जड़ों में पाया जाएगा? सरसों की जड़ों में, सोयाबीन या गाजर या मूली? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट मेरे सारे बच्चे आंसर करेंगे। यहाँ पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने मित्रों दोस्तों के साथ। गाइज, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे बताएंगे लेग हीमोग्लोबिन जो है किसकी जड़ों में पाया जाता है? सरसों, सोयाबीन, गाजर या मूली? जी हाँ, क्या बात है बच्चे, सोयाबीन की जड़ों में बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, इसका जो आंसर क्या होगा? सोयाबीन की जड़ों में ये जो लेग हीमोग्लोबिन है ये पाया जाता है, ठीक है। देखो ये जो लेग हीमोग्लोबिन है ना, कभी कभी ये भी ये फलों के नाम या ये जो सब्जियों के नाम है ये सब ना देकर आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। देखो कैसे, अगर आपसे ये पूछता है कि लेम हीमोग्लोबिन, ठीक है, किसकी जड़ों में पाया जाता है? 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 तो अब देखो ऑप्शन काफ़ी सारे दे देगा, ठीक है। बोलेगा कि शैवाल की जड़ों में, कवक की जड़ों में, या फलीदार पौधों की जड़ों में, है ना, या फिर नॉन, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है कि लेम हीमोग्लोबिन जो है किसकी जड़ों में पाया जाता है? तो ये फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। फलीदार जो पौधे होते हैं, फलीदार पौधों की जड़ों में, फलीदार पौधों की जड़ों में जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फलीदार पौधों की जड़ों में जो है आपको लेम हीमोग्लोबिन, मतलब लेम हीमोग्लोबिन किसकी जड़ों में पाया जाता है? तो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। इस तरीके से भी ऑप्शंस में दिया जा सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है ना सभी को? एक बार सभी बच्चे यहाँ पे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आप लोग सभी चीज़ों को समझ पा रहे हो। चलिए, क्या बात है सर, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे आंसर करेंगे। आप लोग समझ पा रहे हो ना? आप लोग समझ पा रहे हो बच्चों? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे एक बार यस बोलेंगे, है ना। इसी तरीके के देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सभी के सभी PYQ के क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको PYQ के क्वेश्चंस को इतने अच्छे से कर लेना है ना भाई कि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि देखो
बायोलॉजी की बात करें हम लोग तो बायोलॉजी में 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं। डायरेक्ट रिपीट का मतलब समझते हो, डायरेक्ट जो है पूछे हुए प्रश्न को ही दोबारा दे दिया जाता है। जो भी पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को रख दिया जाता है, ठीक है। तो PYQ को तो अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए, ओके सर, क्या बात है, गुड़िया राम, चलिए अच्छी बात है, सभी बच्चे करेक्ट जवाब दे रहे हैं, है ना। अगला प्रश्न है, लाल शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें होता है, क्या होता है? मंड होता है, सेल्यूलोज होती है, काइटिन होता है या फास्फोलिपिड होता है? बताओ। रेड एल्गी की बात हो रही है, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें क्या होता है सर? हाँ, लाल शैवाल की कोशिका भित्ति में क्या होता है? मंड होता है, सेल्यूलोज होता है, काइटिन होता है या फास्फोलिपिड होता है? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे आंसर करेंगे और एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों मित्रों के साथ। काफ़ी ज़बरदस्त सेशन है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, यहाँ पे लाल शैवाल की जो कोशिका भित्ति है, इसमें ये जो है ना, लाल शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है, देखो ये सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों ये भी याद रखना है, पैक्टिक अम्ल, पैक्टिक अम्ल, पैक्टिक अम्ल भी होता है इसमें, ठीक है। मतलब देखो, सेल्यूलोज होता है, पैक्टिक अम्ल होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ म्यूको पॉलीसेक्राइड भी होता है, म्यूको पॉलीसेक्राइड। तो यहाँ से जो है एक चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। एक चीज़ क्या क्लियर हो गया यहाँ पे, कि जो हमारा लाल शैवाल है उसकी जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज, पैक्टिक अम्ल और म्यूको पॉलीसेक्राइड की बनी होती है, जिसमें म्यूको पॉलीसेक्राइड की मात्रा जो है वो क्या होती है? कम होती है कुछ, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में देखो यहाँ पे सेल्यूलोज दे रखा होगा, ठीक है। ऑप्शन में भी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल्यूलोज दे रखा है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, संघ आर्थ्रोपोडा में वर्गों की संख्या कितनी होती है? दैट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। और इस क्वेश्चन पे भाई आप लोग स्टार लगा लो, VVI कर लो, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। संघ आर्थ्रोपोडा में जो वर्गों की संख्या है वो कितनी है ना। 3 है, 4 है, 5 है या 6 है? सभी बच्चे बताएंगे। हाँ, चलिए, बच्चे बता रहे हैं 6। वेल डन, 6 होती है। चलो, अच्छी बात है, 6। कौन कौन से होती है वो वर्गों की संख्या लिख लो। कौन कौन सी वो वर्गों की संख्या होती है ये भी आपको जान लेना चाहिए। एक तो होता है क्रस्टेशिया, ठीक है। एक होता है बच्चों क्रस्टेशिया, नाम सुने हो। एक होता है क्रस्टेशिया, और हमारा दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिरियापोडा, ठीक है, मिरियापोडा। और एक होता है हेक्सापोडा, ठीक है, हेक्सापोडा। एक होता है चैलीसेरेटा, हेक्सापोडा, ठीक है। ये 6 वर्ग कौन कौन से? यही क्रस्टेशिया है, मिरियापोडा है, हेक्सापोडा है, और बच्चों इसके बाद चैलीसरेटा है। और इसके बाद कौन कौन से हैं? तो इसके बाद ओनिकोफोरा, और एक कौन सा है, बता सकते हो? एक जल्दी से बताओ, एक कौन सा है गाइस? एक कौन सा है? देखो, संघ आर्थ्रोपोडा में जो वर्गों की संख्या होती है वो 6 होती है, ठीक है। 6 में एक होता है क्रस्टेशिया होता है, एक होता है मिरियापोडा होता है, एक होता है हेक्सापोडा, और एक होता है चैलीसरेटा, और एक होता है ओनिकोफोरा, और एक होता है ट्रिलोबिटोमोफ्रा, है ना। ट्रिलोबिटोमोफ्रा। चलिए, वेल डन, सभी बच्चे सही बता रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये तो भाई नेसेसरी है। वर्गों की संख्या कितनी होती है ये तो आपको याद होना चाहिए। और वो कौन कौन से वर्ग हैं? क्रस्टेशिया है, मिरियापोडा है, हेक्सापोडा है, चैलीसरेटा है, और ओनिकोफोरा है, ट्रिलोबिटोमोर्फा है, ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, एक पारितंत्र में किसका प्रवाह एक दिशा में होता है? पारितंत्र में किसका प्रवाह होगा और सिर्फ एक ही दिशा में होगा? बता सकते हो तो जल्दी बता दो। ऊर्जा, कार्बन,
नाइट्रोजन, पोटेशियम। चलिए सभी बच्चे बताएंगे, एक पारितंत्र में किसका प्रवाह जो है एक दिशा में होता है? किसका? एक पारितंत्र में किसका प्रवाह होगा? तो सिर्फ एक दिशा में होगा। ऊर्जा, कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम। जी हाँ, सभी बच्चे बताएंगे। वेल डन बच्चों, अगर आप लोग बता रहे हो ऊर्जा, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा। ऊर्जा की ऐसा यूनिट की बात करें, ये आपके बिहार पीएमएम की परीक्षा में पूछा गया है। ऊर्जा का सही मात्रक बता सकते हो? ऊर्जा का सही मात्रक क्या होगा? क्या होगा प्यारे बच्चों? तो ये होगा जूल होगा, जूल। ठीक है, जूल होगा। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, याद रहेगा ना। और देखो यहाँ पे जूल जो है, अगर मैं पूछूं कि एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, तो क्या बोलोगे? 4.2 जूल बोलोगे ना, 4.2 जूल के बराबर होता है। चलिए चलिए, हो गया, हो गया ना? सभी बच्चे नोट डाउन कर लिए हैं। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक गंधक यानी सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होता है, तो एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल के नाम से किसे जानते हैं? सीरीन को जानते हैं, मिथियोनिन को जानते हैं, प्रोलीन को जानते हैं, या एस्परजीन को जानते हैं? जल्दी से हमारे जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना बच्चों? आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है ना? तो बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे बताएंगे कि एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल जो है वो किससे होता है? मतलब एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल यहाँ पे कौन है ना? किसको जो है यहाँ पे जाना जाता है? तो वेल डन बच्चों, मैथियोनिन। मैथियोनिन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिथियोनिन, है ना बच्चों? ये मिथियोनिन है क्या? मिथियोनिन जो बोल सकते हो, ये एक आवश्यक अमीनो एसिड होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा। मिथियोनिन, है ना? मिथियोनिन जो है, मिथियोनिन, मिथियोनिन जो है यह एक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। यह एक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, जो कि कहाँ पाया जाएगा बताओ? आवश्यक अमीनो अम्ल, मिथियोनिन जो है एक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। और ये कहाँ पाया जाएगा जल्दी बताओ, बिल्कुल फास्ट। कहाँ पाया जाता है बच्चों? बोल सकते हो जो मांस, मछली और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। ये जो है ना, ये अम्ल, मिथियोनिन अम्ल जो है ये मांस में पाया जाएगा, मछली वगैरह में, मांस, मछली, या फिर डेयरी उत्पाद जो होते हैं ना, डेयरी प्रोडक्ट और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। डेयरी के जो प्रोडक्ट होते हैं उसी में पाया जाता है। चलिए, बहुत खूब, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, है ना? बहुत अच्छा लग रहा होगा सभी बच्चे। चलिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन श्वेताणु नहीं है? श्वेताणु, क्षारक, रंजय, बीलशकाणु, काइलोमाइक्रोन, या इयोसिनोफिल। बताओ यहाँ पे श्वेताणु। श्वेताणु मतलब समझते हो सर? श्वेताणु मतलब, श्वेताणु क्या है सर? श्वेताणु मतलब होता है यहाँ पे क्या? श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र की गतिशील इकाई होती है। ये यहाँ पे देखो, श्वेताणु क्या है? श्वेताणु क्या है यहाँ पे लिख सकते हो? श्वेताणु जो है ये श्वेत रक्त यानी जो वाइट ब्लड होता है। श्वेताणु क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC, वाइट ब्लड सेल, है ना? श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र की क्या होती है? गतिशील इकाई होती है ये। श्वेताणु क्या है? तो ये हमारा वाइट ब्लड सेल जो होता है ना? वाइट ब्लड सेल शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र की गतिशील इकाई होती है श्वेताणु। ठीक है, तो यहाँ पे श्वेताणु कौन नहीं है? तो बच्चों ये काइलोमाइक्रोन जो है ये श्वेताणु के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, हाँ, चलिए, अच्छी बात है। अब देखो, ये भी पूछा जा सकता है कि जो श्वेताणु होते हैं ना, श्वेताणु में किस प्रकार की गति होती है? बता सकते हो? आया हुआ प्रश्न है।
श्वेताणु जो है इन चारों में से कौन नहीं है, मतलब बोल सकते हो ये काइलोमाइक्रोन जो है ये श्वेताणु नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि श्वेताणु में किस प्रकार की गति होती है, आया हुआ प्रश्न है, बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। बताना है श्वेताणु में किस प्रकार की गति प्रदर्शित होती है। श्वेताणु में किस प्रकार की गति, किस प्रकार की गति प्रदर्शित होती है। चलो बताओ, श्वेताणु में किस प्रकार की गति प्रदर्शित होती है? तो अमीबीय गति होती है। कौन सी गति, यहाँ पे लिख लो, अमीबीय, अमीबीय गति, अमीबीय गति होती है, याद रखना है। याद रहेगा, याद रहेगा ना, याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से बोल दो। बिल्कुल फास्ट, समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस टाइप करेंगे। अगर आप हर एक प्रश्न को अच्छे से समझ पा रहे हो तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस टाइप करेंगे। बच्चों जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ना, सबके सब PYQ के क्वेश्चन हैं। चलिए अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, ग्लाइको अपघटन यहाँ होता है। भाई 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। PYQ किए हो? कौन कौन बच्चे PYQ को कंप्लीट किए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को कंप्लीट किए हैं? तो आप लोग खुद ही बताओ कि ये प्रश्न 2 से 3 बार आ रखा है या नहीं आ रखा है। चलिए बताओ, ग्लाइको अपघटन जो है ये कहाँ होता है? केंद्रों में होता है, राइबोसोम में होता है, कोशिका द्रव में होता है, या झिल्लियों में होता है? देखो, इसको ग्लाइको अपघटन कहो या ग्लाइकोसिस कहो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे लिखना है आपको, पहले लिखो, यहाँ पे लिखना है ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोसिस यानी जिसको हम लोग ग्लाइको अपघटन कहते हैं, ये कोशिकीय श्वसन की प्रथम अभिक्रिया होती है। ग्लाइकोसिस कहो या फिर ग्लाइको अपघटन कहो, ग्लाइको अपघटन, अपघटन, ठीक है, ग्लाइकोसिस कहो या ग्लाइको अपघटन कहो, ठीक है। ये कोशिकीय श्वसन की, ये कोशिकीय श्वसन की क्या होती है? ये कोशिकीय श्वसन की प्रथम अभिक्रिया होती है। कोशिकीय श्वसन की क्या होती है? प्रथम अभिक्रिया होती है, प्रथम अभिक्रिया होती है, प्रथम अभिक्रिया होती है जो कोशिका द्रव में होती है, जो कोशिका द्रव में होती है। समझ में आया आंसर क्या होगा? जो कोशिका द्रव में होती है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। नहीं आया तो देखो समझो, यहाँ पे चीज़ों को समझो। जैसे ग्लाइको अपघटन है या ग्लाइकोसिस है, ठीक है, ये जो है ना बच्चों, ये कोशिकीय श्वसन की पहली अभिक्रिया होती है। और ये कहाँ संपन्न होती है? ये कहाँ होती है? तो बच्चों ये कोशिका द्रव में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस प्यारे से प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हमने काफ़ी क्वेश्चंस को किया, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन को हमने किया। वैसे तो 10 क्वेश्चन है, लेकिन साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताए, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी, क्लास का फीडबैक वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। और बहुत जल्द जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी जो है एक सीरीज स्टार्ट किया जाएगा। क्या आप लोग चाहते हो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी सीरीज स्टार्ट किया जाए, है ना? फिजिक्स में न्यूमेरिकल का सीरीज, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, पूछे जाते हैं, उसको एकदम सीरीज वाइज करवाया जाए एक बार जल्दी से। तो अगर आप चाहते हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार अपनी राय अवश्य देना, क्योंकि अगर आपकी राय होती है, आप अगर सजेस्ट करोगे, एडवाइस दोगे, तो बिल्कुल उस चीज़ को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर मैथ का नई क्लास चल रहा है, तो मैथ का भी क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। हिंदी का भी क्लास चलेगा, ठीक है। 7:15 से जो है मैथ चलेगा आपका मंडे ट्यूसडे, और उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे हिंदी का क्लास चलेगा। बाकी तो सब चल ही रहा है ना। तो अगर आप चाहते हो कि साइंस में जो है इसका भी अलग अलग, जैसे बायो के मैं अलग क्वेश्चंस लेकर आया, फिजिक्स का अलग लेकर आऊँ, केमिस्ट्री के अलग क्वेश्चंस करवाऊँ, तो आप लोग जो है अपना राय अवश्य दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके प्यारे बच्चों।